हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCAT मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ के दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो हम पिछली क्लास में होमवर्क दिए हुए थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि 4x² प्लस 4y² प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a² इक्वल टू 0 दिया हुआ। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें इसमें सेंटर एंड रेडियस के बारे में बतलाना था क्या होगा। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी सर्किल का क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को 1 मेंटेन करके चलना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 मेंटेन कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमको करना होगा 4 को कॉमन। अब 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ x² मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा y² और ये हो जाएगा कितना 3ax और ये हो जाएगा नहीं 3 नहीं होगा, 4 कॉमन कर रहे हैं ना, सही है 3 होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कितना, a हो जाएगा 6/4 ay और माइनस a²/4। क्लियर है? इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इक्वल के उस साइड लेकर चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि 4 ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस 3ax और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से 6 3 बार में और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -3/2 ay और माइनस a²/4 इक्वल टू 0/4। अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, हम एक चीज और पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, उसमें प्रत्येक जगह साइन प्लस का होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर साइन माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो हम सबको प्लस लेते हुए चलेंगे, यानी कि x² प्लस y² प्लस इसको लिखेंगे हम 3ax, इसको प्लस मेंटेन करके लिखेंगे तो हो जाएगा -3/2a और y को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस -a²/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं। सभी लोग बोलिए हमारे साथ, क्या जनरल इक्वेशन पढ़े थे हम लोग सर्किल का, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यदि हम यहाँ से कंपेयर कर लें कि यहाँ पर 2g का मान 3a है और 2f का माइनस 3/2 इंटू a है, तो पहले हम निकालते हैं सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, सेंटर के लिए फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 और कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में -2। देखिए कोफिशिएंट का मतलब गुणांक हुआ। कुछ लोगों की ये क्वेरी था कि सर इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट का मतलब सिंपली गुणांक हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a मल्टीप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब कितना हुआ, y के साथ में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए बोल दूं 3x, जैसे मैं बोल दूं 5y 6xy, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का गुणांक कितना है 3 कोफिशिएंट हुआ, y का कोफिशिएंट कितना है 5, xy का कोफिशिएंट कितना है 6। ठीक है, तो कोफिशिएंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि उस वेरिएबल के साथ में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट ही होता है। उसी तरह यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी y का गुणांक क्या है, -3/2 इंटू a है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से फिर आगे चलते हैं। अब हम क्या कर लें, चलिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है 3a, ये हो जाएगा 3a/2 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, a है -3/2a अपॉन में 2। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 3/2a और ये हो जाएगा कितना -3a/4। तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सेंटर हो गया।
ठीक है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे अभी हम। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, अब हम देखते हैं हमारा सेंटर कितना आ गया। सेंटर हमारा आ चुका 3a/2 3a/2 एंड -3a/4। क्लियर है? अच्छा, अब इस इक्वेशन में यदि हम c का मान देखना चाहें, कांस्टेंट कितना है, तो c का मान कितना है, -a² है ना। यहाँ पर c का मान कितना है, c का मान है -a²/4। क्लियर है? चलिए अब यदि हमको रेडियस फाइंड आउट करना हुआ, रेडियस यानी कि त्रिज्या को फाइंड आउट करना हुआ, तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम जस्ट पिछले क्लास में, ये होता है g² प्लस f² - c होता है। बस अब हमें क्या करना है, इनका मान यहाँ पर पुट कर लेना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर g² क्या होता है, यही हमारा जो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है इसी को तो g बोलते हैं ना। यहाँ पर g² हुआ, सेंटर का y कोऑर्डिनेट का यहाँ पर स्क्वायर करना है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को माइनस कर लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 3a/2 का स्क्वायर प्लस -3a/4 का स्क्वायर माइनस, और c का मान -a²/4 है, -a²/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमको रिजल्ट मिलेगा, हमको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा 9a²/4, ये भी हो जाएगा कितना 9a²/16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a²/4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ले ले क्या, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो √, एलसीएम हम ले लिए क्या, 16 ले लिए, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से कितना, 9 × 4 36a², ये तो 9 ही रहेगा, प्लस 9a², और यहाँ से 4a² मिलेगा, 4a²। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अगेन 36 4 40, और 40 और 9 हो जाएगा 49, ये हुआ 49a²/16। ये किसका मान निकाल रहे हैं, रेडियस का, रेडियस का मान निकाल रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, a² का हो जाएगा a, और 16 का हो जाएगा 4। ये हुआ हमारा रेडियस। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो पहले क्वेश्चन को हम देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, जब एग्जाम में इतना सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस के लिए, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वहां से हमको रिस्पांस सही मिले, फुल में फुल नंबर मिले, हम इसको ग्राफिकली भी ट्रेस करके एग्जाम में दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब एग्जाम में क्या करना होगा, इसके आगे यहाँ तक भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, बस ऐसे आपके पास समय बचता है एग्जाम में, तो आप एक ऐसे सर्किल बना लीजिएगा। सेंटर दिखा देना होगा हमें कितना, 3a/4 और -3a/2 है, और यहाँ पर -3a/4, ये सेंटर हुआ। और रेडियस कितना दिखा देना है, रेडियस यही तो होता है ना, डिस्टेंस, रेडियस हमको दिखा देना है। रेडियस इक्वल टू कितना, 7a/4, 7a/4। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 2x² प्लस y² -8x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें सेंटर एंड रेडियस को
फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देने के पीछे सिर्फ लॉजिक ये था कि आपने प्रीवियस वीडियो को सही सही देखा है कि नहीं देखा है, क्या ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखे हैं, वीडियो क्लास को, या फिर नहीं देखे हैं। जो बच्चे पूरा का पूरा क्लास अटेंड किए होंगे वो इस क्वेश्चन के बारे में बतला सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप ध्यान से नहीं देखे हैं तो फिर दिक्कत होगा, आप इसको गलत अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो याद करिए सबसे जो सर्किल का जो फर्स्ट क्लास था तो हमने क्या बताया था सर्किल स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी गिवन इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन तभी कहलाएगा जब उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। आप कंडीशन को याद करिए, कंडीशन हम क्या बतलाए थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वह कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन यह था कि इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है वह होना चाहिए 0। ये दो कंडीशन हम बतलाए थे। तो दूसरा कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि इसमें कहीं भी एक्स वाई का टर्म नहीं है। एक्स वाई का टर्म मतलब कि एक साथ एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर x है तो y नहीं है, यहाँ पर y स्क्वायर का टर्म है तो x का टर्म नहीं है, यहाँ पर x का टर्म है तो y का नहीं है, यहाँ पर y है तो x नहीं है, है ना। यानी कि एक्स वाई का जो यहाँ पर टर्म है वो नहीं है। तो पहला तो क्लियर है, लेकिन दूसरा यहाँ पर जो ये वाला कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलेंगे हम। तो हमें बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन कि यह जो इक्वेशन है वह सर्किल का इक्वेशन है ही नहीं, है ना। यानी कि इट्स नॉट अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला लिख ले कि यह वृत्त का समीकरण नहीं है। हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे कि यह वृत्त का समीकरण नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो फिर क्वेश्चन क्यों दिया गया था? क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड्स को यूज करें कि इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा आप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन -2 करके रेडियस निकाल लीजिएगा। जी नहीं, वैसा नहीं करेंगे। हाँ, मानता हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा वह क्वेश्चन सही देगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जानबूझकर गलती दिया हुआ है ताकि आप ये बता सके, अपना भी दिमाग यूज कर सके कि इसमें हमें करना क्या है, क्या इक्वेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में मिलते हैं। ठीक है, वहां पर दे देगा निम्न 4 क्वेश्चन दे देगा कि पूछेगा कि इस चारों में से कौन सा जो है वृत्त का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। मैं इस पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे। यहां से थोड़ा सा हम ले लेते हैं क्वेश्चन। हमें बताना है निम्न में से कौन वृत्त का इक्वेशन यानी कि समीकरण है, ये बतलाना है। चलिए हम पहला दे देते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। निम्न में कौन सा वृत्त का इक्वेशन b दे देते हैं। यहाँ पर हम 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 6 इक्वल टू 0। सी में दे देते हैं यहां से हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। और डी में दे देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y 8x इतना ही रख लीजिए प्लस 10 इक्वल टू 0। और डी ई में कर देते हैं हम, ई में कर देते हैं
2x² 2y² माइनस 3x प्लस 4yx प्लस 10 इक्वल 0 प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको ये बतलाना है कि निम्न में कौन सा वृत्त का इक्वेशन नहीं है, ठीक है, कौन सा वृत्त का इक्वेशन नहीं है। तो कंडीशन को याद करिए, दो ही कंडीशन तो इसमें देखना है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ xy होना चाहिए 0। चलिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर बॉक्स बनाकर। दो कंडीशन पढ़ चुके हैं। पहला कंडीशन क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वह कोफिशिएंट ऑफ y² के इक्वल होना चाहिए, और जो दूसरा हमारा कंडीशन था कोफिशिएंट ऑफ xy ये होना चाहिए 0। पहला चेक करिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला 2x² 2y² यानी कि x² का गुणांक और y² का गुणांक क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। बाकी हमें इससे मतलब नहीं है, x का टर्म यहाँ पर 5 है, y का टर्म नहीं है, दैट मींस y का टर्म 0 है यहाँ पर, और 8 यानी कि ये जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है, ये हमारा क्या है, समीकरण है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, x² का कोफिशिएंट 3 y² का कोफिशिएंट 3 दोनों इक्वल है, और यहाँ पर xy का टर्म नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी सर्किल है। इसको देखते हैं, x² प्लस y² माइनस 10, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, y² का भी गुणांक 1, यानी दोनों इक्वल हो गए, और xy का टर्म नहीं है, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी वृत्त का इक्वेशन होगा। 5x² प्लस 7y², यहाँ चेक करिए, यहाँ पर x² का गुणांक 5 आ गया, y² का गुणांक 7 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, बस एक भी कंडीशन यदि इक्वल नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हमारा नहीं होगा। और नेक्स्ट में 2x² 2y² है ना, x² का गुणांक 2 है, y² का गुणांक 2 है, यहां तक सही हुआ, लेकिन इक्वेशन में x y का टर्म भी इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा। हाँ, अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अगला थ्योरी देखते हैं कि यदि हमको फाइंड आउट करना होगा कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरे क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 हो। मीनिंग ये है कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इंग्लिश वाले के लिए इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल having in point of diameter is x1 y1 and x2 y2 respectively। क्लियर है। हमें क्या करना है इसमें कि एक वृत्त दिया रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने थ्योरी को अपडेट करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। बेसिक तो हमको करने आ गया कि सिंपल इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे रेडियस और हम लोग सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं, या फिर रिवर्स में भी देख ले कि सेंटर और रेडियस दिया रहेगा, तब हम कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि यदि किसी वृत्त की जो डायमीटर है, व्यास है, यदि दोनों का एंड पॉइंट दिया रहे, तब हम कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक चीज और कि हमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमें चीजों को समझते हुए आगे चलना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ऐसा नहीं कि हम बता देंगे फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को रट लेना है, बिल्कुल नहीं रटना है, हमें समझते हुए चलना है कि आखिर वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। चलिए इस चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि व्यास बोलेंगे किसको, तो सर्किल के अंदर वैसा स्ट्रेट लाइन को व्यास बोलते हैं जो कि सेंटर से पास होता है और वो सर्किल के दोनों भाग को टच करता है, ठीक है। इस एंड को भी टच करता है, इस एंड को भी टच करता है, ठीक है। तो पहले हम कुछ पॉइंट डायमीटर के बारे में सीख ले। यदि हम ये बोल दें कि जो हमारा पॉइंट P है वो यदि इसका सेंटर है, तो उस लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे जो P से तो पास हो, लेकिन वृत्त को कम से कम दो बार टच करे। देखिए ये जो लाइन है वृत्त को 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, और वो P से क्रॉस भी हो रहा है।
चलिए यदि हम आपको पूछ दें, इसको नाम दे देते हैं ए बी, एक लाइन हम यहाँ से भी खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं सी और डी, एक लाइन यहाँ से भी खींच देते हैं ई और एफ। यदि हम पूछ दें क्या CD को भी हम इसका व्यास बोलेंगे, क्या CD को भी हम वृत्त का व्यास बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? हाँ, इतना तो जरूरी है कि जो CD लाइन है वृत्त के 2 पॉइंट पर टच कर रहा है इंटरनली, लेकिन ये जो CD लाइन है सेंटर से तो पास नहीं हो रहा है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसलिए CD को हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। CD को क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ये बोला जाता है। EF, क्या EF व्यास होगा? नहीं, EF भी व्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि EF जो है इससे पास नहीं हो रहा है। चलिए हम एक ऐसे लाइन खींच दे, ऐसे लाइन खींच दे, सपोज कर इसका नाम दे दे हम 1 2 दे दे, तो क्या 1 2 डायमीटर हुआ? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू पास हो रहा है। यदि हम ऐसे लाइन खींच दे तो ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक वृत्त में एक से अधिक डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कंपटीशन में आ सकता है कि किसी वृत्त में कितने हम डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, है ना। ऐसा नहीं कि कोई वृत्त में सिर्फ एक ही डायमीटर होगा। डायमीटर का सिंपल सा एक मीनिंग हुआ कि सेंटर से पास होते हुए आप जितना लाइन खींचना चाहें खींच सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब डायमीटर ही है, ठीक है ना। तो डायमीटर के बारे में हम स्टडी कर चुके। अब इसमें हम ये देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि यदि अब इसका एंड पॉइंट दिया रहेगा तो हम कैसा इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अपने अपने क्वेश्चन पर, तो हम यहां से पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं। एक छोटा सा हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। हमने मान लिया सेंटर दिया हुआ है और एक हम एक डायमीटर यहां से बना लेते हैं, ये हमारा डायमीटर हो गया। चलिए हम नाम दे देते हैं ए और बी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी को मान लेते हैं कि ए का जो पॉइंट है ये हमारा है x1 y1 और बी जो पॉइंट है हमारा ये कितना है x2 y2, क्लियर है। x1 y1 यहां पर हुआ, x2 y2 यहां पर हो गया। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा यहां पर आप सीख लीजिए कि यदि कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, यदि कोई इसका हमारा डायमीटर है, तो हम यदि डायमीटर से इस वृत्त पर कोई भी एक हम बिंदु लेंगे, कोई भी यदि हम बिंदु लेंगे तो ये हमेशा एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कहीं पर भी ले सकते हैं आप, ये एंगल यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये भी एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि आप ये थ्योरम पढ़ चुके होंगे कि किसी भी वृत्त में जो यहाँ पर जो एंगल बनता है वह सेंटर पर बनाए हुए एंगल का क्या होता है? आधा होता है। तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? स्ट्रेट लाइन है तो वह 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? इसका आधा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है। यानी कि हमें सीख चुके कि हमेशा ये दोनों लाइन क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। तो हमने क्या किया, अपने मन से मान लिया कोई एक हमारा पॉइंट यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इन दोनों पॉइंट को बारी बारी से इसके साथ ऐसे हम मिला दें तो हमें बोल सकते हैं कि ये जो एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है? समझते हुए चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, पहले प्रयास करिए समझने का। हमने क्या किया, डायमीटर ड्रॉ कर दिया, डायमीटर का एक एंड x1 y1 रखा, एक एंड x2 y2 रखा। इसके बाद हम वृत्त पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, आप यहाँ ले सकते हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, जहां लेना हो ले लीजिए। उसका नाम हमने दे दिया xy। देखिए x1 y1 कांस्टेंट है हमारा, फिक्स है, x2 y2 भी फिक्स है, लेकिन xy हमारा फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो वेरी कर सकता है ना, हो सकता है कि इस पॉइंट पर भी हो सकता है कि इस पॉइंट पर भी हो सकता है इस पॉइंट पर भी हो, तो वो हमारा वेरिएबल हुआ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करिए। सर्किल का पहले क्लास जो हम बतलाए थे कि किसी भी कर्व का हम इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो किसी भी कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। हमें क्या करना होता है, लोकस बतलाना होता है। लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब होता है रास्ता, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे यदि हम इस रास्ते पर चलेंगे यानी कि हमारा क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ। यदि हम सर्किल में घूमना शुरू कर दें तो हमारा लोकस क्या होगा? हमारा लोकस हो गया सर्किल हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम देखेंगे कि
ये जो पॉइंट हमारा एक्स वाई जो इसका हम यदि नाम दे दें, इसका नाम देते हैं हम, सपोज करिए सी नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे सी नहीं, इसका नाम आप पी ले लीजिए, इसका नाम पी दे देते हैं। तो पी पॉइंट कैसे मूव करेगा कि यदि हम उसको ए और बी से मिलाते जाएं तो हमेशा हमें क्या मिले, 90 डिग्री का एंगल मिले। आ रहा समझ में? फिर से समझने का प्रयास करिए। हमारा पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। एक बार हम पॉइंट पी यहाँ पर ले लिए, ध्यान से इस चीज को समझिए। एक बार हम पी को यहाँ पर ले लिए P1, तो इसको यदि हम ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, एंगल कितने का मिल गया, 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट को मूव कराना है। क्या करना है, पी पॉइंट को मूव कराना है। तो अब हम पी पॉइंट को कैसे मूव कराएं कि फिर से यदि हम ए और बी को यदि मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हो सकता है कि हम कुछ यहाँ पर आ जाए, उस बार भी यदि हम एस से यदि इसको मिलाते हैं और बी से इसको मिलाते हैं तो अगेन इसको कितना बनना पड़ेगा, 90 डिग्री बनना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है, 90 डिग्री बनना ही है। भले उस 90 डिग्री बनाने के लिए इसको अपने हिसाब से मूव करना पड़ेगा। कैसे मूव करे कि 90 डिग्री का कोण बने। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि P जो है मूव करके यहाँ पर आ जाए, तो उस बार भी क्या होना पड़ेगा, यदि हम इसको ऐसे मिलाते हैं, यदि इसको मिलाते हैं तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप से हमको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसी पॉइंट को लोकस बोला जाता है। ठीक है, लोकस मतलब होता है पाथ, किस पाथ पर वो मूव कर रहा है। कैसे मूव करना है, उसको इस तरह से मूव करना है कि हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट से यदि हम उसको मिला दें तो 90 डिग्री का कोण बने। चीजों को समझने का प्रयास करिए। हो सकता है कि कुछ चीजें बुक में न दी हुई हो। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको दिमाग में रखते हुए चलिए। ठीक है, समझ में आ गया कि लोकस क्या होता है। लोकस होता है पाथ, जैसे यहाँ पर हमको डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यदि इन सब पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं, इन सब पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो हमें कुछ क्या मिलेगा, वृत्त के शेप का आकृति मिलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और इस जो पाथ का जो मूवमेंट है, और ये जो पाथ का जो हमारा मूवमेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे डायमीटर का, डायमीटर हो गया और हमारे पॉइंट का लोकस हो गया। क्लियर हुआ। तो ये इसमें यही कहा जा रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट दिया रहेगा, रैंडम हमको पॉइंट को सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट का नाम रैंडम कुछ XY दे दिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर चुके हैं कि जब भी दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो हमेशा जो यदि इसका स्लोप यदि मान के चलिए M1 है, इस लाइन का स्लोप कितना है, M2 है। तो यदि हम इसका नाम दे दें AB, इसका नाम दे दें CD, यदि जो AB लाइन है वह परपेंडिकुलर है CD पर, तो जरूरी है 100% कि M1 इंटू M2 का मान कितना होगा, -1 होगा। ये स्टडी आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, या तो बेसिक क्लास में इस चीज को हम ही बताए थे कि इस टाइप से होता है, या तो फिर आपने जब सिलेबस में पढ़ा होगा तो वहां पर भी इस चीज को मिला होगा एक बार फिर से। ठीक है, चलिए अब रही बात कि हम कैसे स्लोप को निकालते हैं। इतना तो पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होगा तो स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। तो यहां पर भी तो हम देख ही रहे हैं ना कि ये जो दोनों लाइन है AP और PB एक दूसरे पर कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स AP का जो स्लोप होगा PB के स्लोप के यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको -1 मिलना चाहिए। इतना तो समझ में आया। फिर लेकिन हम एक पॉइंट पर जाकर फंस गए कि स्लोप को फाइंड आउट करेंगे कैसे। ठीक है, तो स्लोप को फाइंड आउट करने का भी बहुत सारा मेथड है। इक्वेशन से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में दिया है तो वहां भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमको रिक्वायर्ड है उसी को लेकर चलेंगे हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यदि किसी लाइन का जैसे नाम दे दे A और B, यदि इसका मान के चलिए X1 Y1, इसका हम नाम दे देते हैं क्या, सपोज करिए इसको हम दे दिए P1 Q1 और इसका नाम पॉइंट का नाम दे दिए हम P2 Q2 दिया हुआ है। तो अब यदि कोई स्लोप पूछेगा, स्लोप AB का कितना होगा, AB का स्लोप कितना होगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का
डिफरेंस होता है ना। कैसे निकालेंगे इसको, पहले वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लीजिए, फिर करना होगा हमें एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या, देखिए P1 को एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हुआ, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करिए, यानी कि Q2 माइनस Q1 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस P2 माइनस P1। ये हुआ हमारा स्लोप निकालने का मेथड। ठीक है, तो आई थिंक ये पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ये इसको साइड में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि AP जो है वह BP पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि AP परपेंडिकुलर है कहां पर, BP पर। सही है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं फिर कि स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ क्या, PB इक्वल टू -1। अभी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों का जो स्लोप होता है, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। यदि हम मान लें कि इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप क्या है, M2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 होगा। दैट मीन्स हमें बोल सकते हैं M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -1। चलिए अब हम M1 का मान निकालते हैं। M1 है क्या, M1 हमारा है x1 y1 और xy के पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप है। तो M1 का मान कैसे निकालेंगे, हम बताएं x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहां से हम बोल सकते हैं y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, यानी कि हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू, अब M2 क्या है, M2 हमारा हो जाएगा इस लाइन का स्लोप, यानी कि उस लाइन का स्लोप जिसका एक पॉइंट x2 y2 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो, xy हो। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि y माइनस y2, इसका हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। आ गया समझ में। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, M2 का मान कितना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि y माइनस y2 x माइनस x2, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। चलिए बता दीजिए M1 का मान क्या लिखे हैं हम, M1 का मान लिखे हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y माइनस y1 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस y2 अपॉन में हमें बोल सकते हैं x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू -1। यहां तक समझ में आया। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए कहां तक पहुंच चुके हम आ चुके y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल, अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस साइड लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मिल जाएगा हमको माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। क्लियर है। अब क्या करिए, इसको एक साइड लेकर आ जाइए, y माइनस y1 y माइनस y2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको। x माइनस x2 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म। यानी कि डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहेगा, तब हम इस फॉर्मेट में इसको निकाल सकते हैं।
तो क्या करना है, सिंपली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y में से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लीजिए दोनों का, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेना है x के साथ में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। तो इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो फॉर्मूला आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम चीजों को जो बेसिक चीज है उसको समझने का प्रयास करिए। जहां पर याद करना होगा, जहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा वहां पर हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन जो जो चीजों को समझ सकते हैं उसको समझते हुए चलिए, क्योंकि हमारे पास अभी समय सफिशियंट है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, तब आगे चलते हैं हम। इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके एक व्यास के सिरे एक व्यास के सिरे दिया हुआ है 0,0 एंड 2 - 4। ठीक है, चलिए तो सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया तो हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहला काम कि आप वृत्त का डायग्राम यहां पर बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा सही होना चाहिए। वृत्त यहां से बना लिए। इसके बाद बोला जा रहा है बच्चों कि इसका जो डायमीटर है ना, व्यास का जो एंड पॉइंट है 0, 0, 2 - 4 दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे ये दिया हुआ है 0, 0 और ये दिया हुआ है कितना 2 - 4 दिया हुआ है। क्लियर है, 2 - 4 दिया हुआ। तो अभी तुम जस्ट पढ़ चुके हैं, अभी हम जस्ट क्या पढ़ चुके हैं, अभी हमें पढ़ चुके हैं कि यदि हमारा कोई वृत्त हो, उसके डायमीटर का एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 हो, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, वृत्त का इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं, पढ़ चुके हैं। तो यही तो यहाँ पर करना है। x1 y1 यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1, ये दिया हुआ है क्या, ये हमारा y1 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या x2, और ये दिया हुआ होगा y2। फॉर्मूले में रख लेना है। फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख लेते हैं। फॉर्मूले को एग्जाम में लिखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में तो हम फॉर्मूला को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट बनता है जो कॉपी चेक करता है, वहां पर एक इमेज बनता है कि हाँ बच्चों को फॉर्मूला याद है। तो यदि आपका कैलकुलेशन में कहीं गलत हुआ होगा तो उसका नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 इक्वल टू 0 होता है। बस पुट कर लीजिए यहाँ से। x - x1 का मान कितना है 0, x - x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2 प्लस y - y1 का मान है 0, और यहाँ से y - y2 का मान कितना है -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 0 x ही तो होगा, x - 2 प्लस y - 0 y होगा, और ये हो जाएगा y माइनस माइनस कितना +4 इक्वल टू 0। बस इतने पर रहने देना है। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। कितने का हुआ? ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके आगे का थ्योरी देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ होमवर्क देना शुरू करेंगे। ठीक है, और आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, गलत या सही। यदि गलत हो रहा है तो हम उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।